हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टार्ट अप अकेडमी। सो आज का ये जो वीडियो है क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आ चुके हैं एग्जाम्स और हमें फटाफट से सुपर क्विक रिवीजन करना है। तो हम चलिए कोशिश करते हैं कि हाफ एन आवर के अंदर हम आपके चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, का एक सुपर क्विक रिवीजन कर लें। तो शुरुआत करें। चलिए, अब देखिए, आई, ह्यूमन आई का क्या मतलब है कि जिसमें आंखों से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये बायो का चैप्टर तो है नहीं, तो हमें इसमें क्या पढ़ना था, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जैसे ही चैप्टर की शुरुआत होती है, सबसे पहले आपको ह्यूमन आई के बारे में एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिखता है। तो आपको ह्यूमन आई के बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रेटिना क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, स्कैलरा क्या होता है, रेटिना क्या है, ऑप्टिकल नर्व क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। और प्लस एक ह्यूमन आई का डायग्राम आपको बनाना होगा। क्लियर है? डायग्राम की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, जो कि आप बिल्कुल देखिएगा, जिसमें हम सारे फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के डायग्राम, जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, उनके डायग्राम्स को बना करके सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे बनाया जाए। क्लियर है ना? चलिए, तो अब जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको ह्यूमन आई पढ़ना था। अब इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। अब आंखों की बात करें तो आंखों को अच्छा रखने के लिए हमें कौन सा विटामिन हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए? विटामिन ए। और विटामिन ए आपको किससे मिलता है? रॉ कैरेट्स, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, कॉड लीवर ऑयल, या है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है विटामिन ए जो आपको देती हैं, वो आपके अच्छे विजन के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि आंखों को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कि हाउ टू प्रिवेंट आई, हमें प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हमारी आंखों में। तो जितनी भी डिम लाइट है ना, डिम लाइट मतलब जो कम लाइट होती है, उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी आंखों को हमें एटलीस्ट दिन में 4-5 बार धोना चाहिए साफ पानी से। वॉश योर आइज क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल और स्मॉल इंसेक्ट एंटर योर आई। अगर आपके उसमें अगर डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट है, तो कई बार क्या होता है कि लोग नहीं साफ़ करते हैं और गड़ता रहता है, उन्हें आंखों में कुछ इरिटेशन सा होता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुरंत साफ पानी से धोए। विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली। इम्प्रॉपर विजन कैन कॉजेज द स्ट्रेस, आई स्ट्रेन एंड इवन द हेडेक। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर विजन नहीं है तो आप कैसे समझेंगे कि हमें प्रॉपर विजन नहीं है? आपकी आंखों में रेडनेस होगी, या आपका हेडेक होगा, सर में काफ़ी दर्द होगा। ठीक है, इन सारे कारणों से ही जो है आई पर स्ट्रेस पड़ता है, और आई स्ट्रेस के कारण ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका विजन इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि विजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ना। तो इतना तो हम समझ गए। अब बारी आती है कि विजन जो है हमारा, है ना, कि वो किस किस कारणों से प्रॉपर हमें ये समझ में आएगा कि हमारे विजन में प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको देखने से पहले कुछ और टिप्स मैं आपको बता दूं। अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस अगर आप रखते हैं तो वो हमारी नॉर्मल आई के लिए ही होता है कि 25 सेंटीमीटर से ही हमें प्रॉपर दिखाई देना शुरू होता है। अगर बहुत पास रखोगे तो आपको इमेज जो है या लेटर जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देंगे। Do not rub your eye. If redness in the eye persists, the consult an eye specialist immediately. अगर रेडनेस है आंखों में तो आप उसे रब ना करें, और जल्दी से ही आपको जो भी आपका स्पेशलिस्ट है उसको दिखा देना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट। एक्सपोजर टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट कैन हार्म योर रेटिना। ऑल्दो क्या होता है कि हमारी जो प्यूपिल है ना, उसका साइज़ जो है छोटा बड़ा होता है। अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो आइरिस जो होती है बेसिकली हमारी, वो उसके साइज़ को, हमारे प्यूपिल के साइज़ को छोटा या बड़ा करती है। प्यूपिल क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जो लाइट है वो प्यूपिल से ही एंटर करती है। ये एक बड़ा सा ब्लैक होल है, जैसे ब्लैक होल होता है ना जिसमें सारी लाइट अंदर चली जाती है, वैसे ही इस प्यूपिल में भी सारी लाइट जो अंदर जाती है, बाहर आता हुआ कुछ भी इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। तो अब ये जो ब्लैक होल है आपकी आंखों में, प्यूपिल, उसका साइज़ बड़ा और छोटा कौन करती है? आइरिस करती है। जो आपका आसपास का एरिया वो आइरिस कहलाता है। अब लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी आंखें खुद ब खुद छोटी हो जाती है। अगर कम लाइट है तो आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर लेकिन बहुत एक्सट्रीम लाइट है, सन को अगर आप देखते ही जा रहे हो, तो कितनी देर तक ये आइरिस जो है वो उसको कंट्रोल करेगा? तो क्या होता है, मैक्सिमम लाइट आपकी आंखों में जाती है और आपका विजन जो है वो ख़राब हो जाता है। अब ये विजन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है ना, उसके पहले पावर ऑफ अकोमोडेशन चलिए देख लेते हैं। तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। अब जब आपने लेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हमने लेंस की फोकल लेंथ होती है, मिरर की फोकल लेंथ होती है, ये पढ़ा था। अब हमारी आंखें भी क्या है, जिसमें कि लेंस है। ठीक है,
अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस आपकी आंखों के अंदर प्रेजेंट है उसकी भी एक फोकल लेंथ होती है, लेकिन हमारी आई जो है वो बड़ी स्पेशल है। हमारी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं है, हमारी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है, मतलब कि इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं जो फोकल लेंथ को, उसके एडजस्टमेंट को ही क्या कहा जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पहला बच्चों याद क्या रखना है पॉइंट, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द लेंस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलेरी मसल्स। अभी आपकी जो आंखों में जो लेंस होता है, फोकल लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी जो थिकनेस है ना, फोकल लेंथ को घटाना बढ़ाना, मतलब कि उसकी थिकनेस को आप घटा रहे हो बढ़ा रहे हो, तो ये जो फोकल लेंथ है वो किसकी वजह से घटती या बढ़ती है, सीलियरी मसल्स की वजह से, है ना। तो सीलियरी मसल्स जो है वो हमारे लेंस के थिकनेस को घटाती है या बढ़ाती है। अब नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस ऑफ द लेंस इज 25 सेंटीमीटर। सबसे पास का जो फोकल डिस्टेंस है हमारी आँखों का वो कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ही हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई देता है। तो सबसे नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो यहाँ से आप किस किस के बारे में समझ गए बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन के सारे इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सबसे पहला क्या था, अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द लेंस, है ना, हमारे लेंस की जो एबिलिटी है, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड हाउ द लेंस एडजस्ट द फोकल लेंथ, तो लेंस का थिकनेस जो है वो कौन घटाता है बढ़ाता है, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स बेसिकली क्या कर रही है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रही हैं। दूसरी चीज, जो हमारा नियरेस्ट पॉइंट होता है फोकल का, नियरेस्ट फोकल डिस्टेंस है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं डिफेक्ट्स में। अब हमने समझ लिया, अब देखिए डिफेक्ट्स का क्या मतलब होता है, या तो आपको दूर का दिखाई नहीं देगा, ना पास का दिखाई देता है, या फिर दोनों ही नहीं दिखाई दे। ये हमारी आंखों के कुछ नॉर्मल डिफेक्ट्स हैं। तो डिफेक्ट्स इन विजन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है मायोपिया। मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस प्रॉब्लम नहीं है, नियर साइटेडनेस मायोपिया को एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब कि मायोपिया जिसमें आपको दूर का दिखाई नहीं देता, मतलब कहाँ का दिखाई देता है, नियर साइटेडनेस, मतलब कि आपकी जो आंखों की साइटेडनेस है वो कैसी है, पास के देखने वाली है, दूर का दिखाई ना दे। तो जब व्यक्ति को दूर का दिखाई नहीं देता है तो उसे होती है नियर साइटेडनेस, है ना, मतलब कि उसकी आंखों में क्या है, नियर साइटेडनेस, मतलब वो पास का देखेगा पर दूर का नहीं दिखेगा। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। क्लियर है, MYOPIA, मायोपिया। क्लियर है। द प्रॉब्लम क्या होता है इसका, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। इस तरीके की प्रॉब्लम में हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अब इसका कारण क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसमें क्या होता है, ये रहा आपका रेटिना। क्लियर है, ये आपको रेटिना दिख रहा है। क्लियर है, ये देखो, ये आपका पूरा पिंक कलर से जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये रेटिना है। अब ये रेटिना पर अगर इमेज बनती है तो आपकी नॉर्मल आई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर बस एक, जब भी आंसर दे मायोपिया का तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे, साथ में अगर आप ये डायग्राम बना दोगे आई का, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको आई का डायग्राम बना देना है। ठीक है, अब आई के डायग्राम को बनाते समय याद रखिएगा कि यहाँ से इस तरह से आपको ऑप्टिकल नर्व की स्पेस डालनी है। क्लियर है, यहाँ से आपने एक और बनाया इस तरह से, फिर उसके बाद ये आपका लेंस जो कि आपकी सीलियरी मसल्स से कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। इसके बाद आपको 1 2, ठीक है, इस तरह से ये लेयर को बना देना है ना। ये आखिरी वाली लेयर क्या होती है बच्चों आपकी, ये आपकी रेटिना होती है। तो अगर नॉर्मल विजन है किसी व्यक्ति का तो उसका जो फोकल पॉइंट है ना, वो कहाँ बनना चाहिए, फोकल पॉइंट जो है वो आपके रेटिना पर बनना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर बनना चाहिए। लेकिन कहाँ बनता है मायोपिक, अगर किसी की आई है तो आगे बन जाता है, मतलब पहले ही बन जाएगा, रेटिना पर नहीं बनेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो इमेज है वो आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगी, पास का तो दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा है क्योंकि वो पहले ही बन जा रहा है ना। तो इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। तो मायोपिया के यूज़ को सुधारने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितनी भी दूरी पर हो उसका जो विजन है वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाएगा। दूर की चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, फार साइटेडनेस है, मतलब कि आपकी आंखें जो है वो दूर का तो देख पाती है बट पास का नहीं देख पाती हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है, नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। रीज़न क्या है, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना, ठीक है, रेटिना के पीछे, ठीक है, यहाँ पे बन जा रही है इमेज, क्लियर है। तो यहाँ इमेज बन रही है तो इसके लिए कहाँ बनना चाहिए, आपकी नॉर्मल आई यहाँ होती है, यहाँ पर इमेज क्रिएट होनी चाहिए। ये देखिए पीछे बन रही है, फोकल पॉइंट कहाँ है, पीछे बन रहा है। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस आपको हर केसेस में कहाँ करता है, फ्रंट ऑफ आपके लेंस के फ्रंट पे ही आपको इमेज देगा। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, क्लियर है। तो कॉन्वेक्स लेंस इस केस में यूज़ किया जाता है, ये पॉइंट्स याद रखना है। फिर आती है एक और बीमारी, बीमारी मतलब कि एक विजन का एक और डिफेक्ट जो है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है नियर फोकस डिस्टेंस इंक्रीजेस विद एज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रेस बायोपिया में आपको दूर का भी दिखाई नहीं देता ना पास का दिखाई देता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया में दोनों ही चीज़ें दिक्कत होती है। ये प्रेस बायोपिया की चीज़ कब होती है, अर्ली एज में, मतलब सॉरी जब आपकी ओल्डर एज में ये प्रेस बायोपिया की दिक्कत होती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जो सेल्यूलरी मसल्स होती हैं आपकी वो प्रॉपर तरीके से लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती, थिकर और थिन नहीं कर पाती हैं, है ना, लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम होती है। अब करेक्शन क्या करें, तो जब आपको पास का दिखाई नहीं दे रहा था तो आपने कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया, दूर का दिखाई नहीं दे रहा था तो कॉनकेव लेंस का यूज़ किया। अब दोनों ही चीज़ें नहीं दिखाई दे रही तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में बाई फोकल लेंस एंड कॉनकेव लेंस का, मतलब कि दोनों ही लेंस जिसमें लगे हुए हो उस लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब इस चैप्टर में देन सीधे आ जाते हैं हम प्रिज्म में। तो ट्रायंगल होता है इस तरीके का, तो इसमें रिफ्रैक्शन जो है प्रिज्म पर हमें ये पढ़ना था, ठीक है। अब देखिए रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारे पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ था। अब प्रिज्म में आपको क्या देखना था कि प्रिज्म में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रिज्म में देखिए लाइट रे जो है, ठीक है, वो इस तरह से जब इंसिडेंट होती है तो ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है, ठीक है। जाना उसे सीधा चाहिए था लेकिन कैसे जाती है, बैंड हो जाती है। तो प्रिज्म के अंदर बैंड हुई, ठीक है, फिर जब प्रिज्म से बाहर निकली तो बैंड हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम था, ये आपका डेंसर मीडियम था और अगेन ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अब अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, यहाँ से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है लाइट रे तो मीडियम चेंज होता है, तो लाइट रे किस तरफ आपकी बैंड होती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये देखिए नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, सीधे जा रही थी लेकिन नॉर्मल की तरफ आकर के मिल गई, ठीक है। देन उसके बाद जब डेंसर से रेयर मीडियम में गई तो फिर क्या हो गई, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। अब जिस एंगल से ये डेविएट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, क्लियर है। अब लाइट बैंड्स बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट टेक प्लेस एट पॉइंट बी एंड सी। लाइट क्यों बैंड होती है प्रिज्म के अंदर, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ टू सी डी इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। अब अगर मैं बोलूँ कि एंगल ऑफ डेविएशन जो डेल है उसे आप एक्सप्लेन करिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, मतलब कि अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितना डेविएट हो गई है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जैसे कि जाना चाहिए था ऐसा लेकिन जा रही है ऐसा, तो दैट मीन्स कि ये एंगल क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन। तो द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ BE टू द पाथ CD, ठीक है, कितने एक्सटेंट पर ये इस एंगल से डेविएट हुई है उसी को आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हो, क्लियर। अब इसके बाद हमें ये देखना होता है, प्रिज्म में हमने इंसिडेंट रे को देख लिया, रिफ्रैक्टेड रे देखा और एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट हम समझ गए। देन इसके बाद आपको क्या पढ़ना था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में पहली चीज़ स्प्लिटिंग ऑफ बीम लाइट। तो जब भी प्रिज्म से जो लाइट बाहर निकलती है वो
क्या होती है, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कलर व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो आपको क्या पढ़ना था बेटा, फिर आपको पढ़ना था डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब जब ये लाइट रेज जो है ये आपके 7 कलर में डिवाइड होती हैं, तो आप देखते हो कि सबसे पहले रेड कलर दिखाई देता है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, और सबसे नीचे वॉयलेट कलर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे कम वायलेट की है। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है ना कलर्स में, वो सबसे कम डेविएट होते हैं। इसलिए जब वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है तो क्या होता है, इसके कलर्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ बैंड हो जाते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा वो वायलेट होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम बैंड कौन होगा, ग्रीन, येलो कलर, सॉरी रेड कलर। क्योंकि देखिए लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन कलर इस तरह से बिखर गए। तो किस 7 कलरों में जब ये 7 कलर्स में जब ये बिखर गई, स्प्लिट हो गई, तो सबसे पहले रेड कलर आया, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट। अब वॉयलेट सबसे ज़्यादा ही बैंड हुआ है, जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा कौन डेविएट हुआ है, वॉयलेट कलर। कहाँ है उसकी डायरेक्शन, पूरी की पूरी नीचे है ना। तो क्यों हुआ ये, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना। अब रेड जो है, जब इसका स्प्लिटिंग होती है कलर्स की, तो स्प्लिटिंग के बाद सबसे पहले डिसअपियर कौन होता है, सबसे पहले डिसअपियर हो जाएगा आपका वायलेट कलर, फिर सबसे लास्ट में कौन होता है, रेड, और एवरेज ऑफ ऑल लाइट्स कौन होगा, तो देखिए येलो कलर जो है वो बीच में है, येलो और ग्रीन जो मिक्स कलर हो जाता है, तो ये आपके एवरेज है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो कम है। अब formation of rainbow is a natural phenomena in which white sunlight splits into beautiful colors by the water droplets। अब देखिए, आपने देखा होगा कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। वहाँ तो कोई प्रिज्म नहीं है, एटमॉस्फेयर में तो कोई प्रिज्म नहीं है, तो फिर वो 7 कलर्स कैसे हमें लाइट्स के दिखाई देने लगते हैं। हमें ये पता है कि सन की लाइट जो है वो वाइट लाइट आती है, लेकिन जिसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। वो 7 कलर तभी निकलेंगे जब उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन कैसे होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। तो फिर कब होता है डिस्पर्जन, तो देखिए बारिश के टाइम पर ही रेनबो निकलता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी की बूंदें हैं, ठीक है, मॉइस्चर है, पानी की बूंदें, ड्रॉपलेट्स हैं। अब जब ये ड्रॉपलेट्स पर बहुत सारी ड्रॉपलेट एक साथ है, क्लियर है। अब क्या हुआ, लाइट उन ड्रॉपलेट्स पर आई, ड्रॉपलेट की डेंसिटी क्या है, डेंसर मीडियम है, पानी, क्लियर है। तो जब एटमॉस्फेयर से पानी में क्या गई, एटमॉस्फेयर से पानी में, ये पानी के ड्रॉपलेट में कलर गए, तो वो क्या बिखर जाते बच्चों, 7 कलर्स में। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होंगे, ये सारे के सारे ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं और आपको रेनबो का कलर दे देते हैं, है ना। सबसे पहले रेड दिखाई देता है, फिर उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, इस तरह से आपको पूरे कलर्स जो दिखाई देते हैं। लेकिन आप दूर से रेनबो दिखाई देता होगा अगर आपको कभी, तो आप देखते हो कि एकदम डार्क रेनबो नहीं दिखाई देता आपको। कैसा दिखाई देता है, रेड ज़्यादा दिखाई देता है, ऑरेंज ज़्यादा दिखाई देता है, और ब्लू सबसे कम दिखाई देता है। ब्लू जो है वो वैसे भी स्काई में जो आपका कलर है उसमें स्प्लिट हो जाता है, मतलब उसमें मिक्स हो जाता है। अब और कॉमन फिनोमेना क्या क्या है, तो फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द एयर अबव द फायर इज रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए फ्लिकरिंग आपने देखी होगी, फ्लिकरिंग कब देखी होगी, मोमबत्ती जो जब जलती है तो वो इतना तेज तो फ्लिकरिंग नहीं करती है, हल्का 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 क्या करती है, इस तरह से मूवमेंट उसमें होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैंडल की जो आपकी जो फायर है ना, उसके फ्लेम है, उसके जस्ट ऊपर की एयर क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो एयर अबव द फायर इज रिलेटिवली हॉटर देन द एयर फर्दर अप इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ की एयर जब गर्म होती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने हमारे उसमें भी पढ़ा हुआ है, यहाँ की एयर गर्म होगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर उड़ जाएंगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो ज़्यादा हवा क्या करती है, इस तरफ आने की कोशिश करती है। तो जब हवा आएगी तो जो फ्लेम है वो क्या होती है आपकी, हिलने लग जाती है। क्यों हिलने लग जाती है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन उसकी तरफ है। क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर की जस्ट एयर क्या हो गई, गर्म हो गई और ऊपर उड़ चुकी होती है, ठीक है। अब देन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, तो कॉज्ड बाय चेंजिंग एयर डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि देखिए हम एटमॉस्फेयर में एयर की डेंसिटी अलग अलग होती है
है ना, कभी हॉट एयर ऊपर चली गई, कोल्ड एयर आ गई, है ना। इस तरह से एटमॉस्फेयर पे आपको क्या है, डेंसिटी जो चेंज होती रहती है। अब डेंसिटी चेंज होती रहेगी तो क्या, तो हर जगह पर क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट कैसे होगी, मान लीजिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर है, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये लाइट रे आई लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, यहाँ से आई, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए कि हर बार जो आपकी लाइट रे है ना, जब वो स्टार्स की अगर बात की जाए तो रिफ्रैक्शन की वजह से कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रही है, कभी आपको नॉर्मल की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह से आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है। देन रिफ्रैक्शन का कॉमन फिनोमिना और क्या है, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, दिस इज ऑल्सो द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है बेसिकली कि ये मान लीजिए कि आपका हॉरिजन है, ठीक है, सन एक्चुअल में कहाँ होता है ये, ठीक है, ये हॉरिजन, क्लियर है। अब ये आपका एटमॉस्फेयर है ना, सन कहाँ रहता है, सनसेट और सनराइज के समय हॉरिजन के नीचे। अब लाइट रे कैसे आई, यहाँ से आई और कहाँ पर बैंड होंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होंगी। अब ये लाइट रे इस पे गई, ये इस पे नॉर्मल है, कहाँ पर जाएंगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर ये लाइट रे इस पे गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसा करते करते आप कहाँ हो, आप यहाँ पर कहीं पर हो, मतलब आपकी आंखें यहाँ पर कहीं पर है। अगर मैं कुछ इस तरह से आपकी आंखें ड्रॉ करूँ तो आपको क्या दिखाई देता है, जो लाइट रे आपकी आंखों पर आती है, आप क्या सोचते हो कि वहीं से जो सन है वो आपको दिखाई पड़ता है। इसलिए आपको क्या दिखाई देगा कि सनराइज के 15 मिनट पहले ही आपको दिखाई देने लगेगा और सेट के भी 15 मिनट पहले ही वो आपको डूबता हुआ दिखाई देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से ही अर्ली सनराइज या फिर डिलेड सनसेट जो है उसका फिनोमेना होता है। Now, the sun and the planets do not twinkle because they are not seen as point source like stars, but are considered as extended source. ठीक है, the sun and the planets do not twinkle, है ना, कभी भी sun और जो आपका planets हैं वो twinkle नहीं करते हैं, ठीक है, बट उनको हम क्या करते हैं, सोर्सेस की तरह मानते हैं। स्कैटरिंग इज द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड री इमिशन ऑफ लाइट। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू द टाइंडल इफेक्ट। क्लियर है। अब देखिए टिंडल इफेक्ट फिलहाल अभी एग्जाम में इतना नहीं है, तो अभी इसको अपन थोड़ा सा आगे करके चलते हैं, है ना। अब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, एयर मॉलिक्यूल स्कैटर सनलाइट। अब सनलाइट के स्कैटर करने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो जो सनलाइट है वो क्यों स्कैटर होती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये पार्टिकल्स, जितने सारे पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी सनलाइट को बिखेर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल, और इसी की वजह से हमें लाइट रे जो है वो दिखाई देती है। अब जैसे कि आप किसी अंधेरे कमरे में हो और आप देखते हो कि उसमें छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते, तो बेसिकली लाइट डस्ट पार्टिकल्स को नहीं दिखा रही है। डस्ट पार्टिकल जो है वो आपको लाइट को विजिबल करते हैं। अब है स्काई इज ब्लू बिकॉज लाइट नियर ब्लू वेवलेंथ स्कैटर्ड मोस्ट। अब स्काई ब्लू क्यों होता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होती है वो सबसे कम देर में डिसअपियर होगा, मतलब कि जब आपका सनसेट हो जाता है उसके बाद में आपको रेड कलर दिखाई देता है, लेकिन दिन के समय में स्काई आपको कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिसकी होगी वो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है। इस वजह से जो स्काई है वो कैसे दिखाई देता है, आपको ब्लू दिखाई देता है। डेंजर साइंस आर रेड इन कलर बिकॉज रेड लाइट स्कैटर्ड लीस्ट। अब रेड कलर क्यों दिखाई देता है, दूर से रेड कलर आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि वो फैलेगा नहीं, एक पॉइंट पर ही आपको वो रेड कलर दूर से ही नज़र आ जाएगा। इस वजह से रेड कलर को हम यूज़ करते हैं। बाकी कलर क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, आपको इतने अच्छे से नहीं दिखाई देंगे। तो भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड थे कि वाई द वर्ल्ड इज़ सो कलरफुल, वाई स्काई इज़ ब्लू, क्यों हमें जो सनसेट और सनराइज़ के बाद लाल आसमान पहले से दिखाई देने लगता है, बाद में भी रेड दिखाई देता है। तो इन सब का कारण क्या है ये अभी हमने इस चैप्टर से जाना, वो भी कुछ ही समय में। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ने थे। इसके डायग्राम से रिलेटेड वीडियोज़, लॉज एंड फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
आज ही सब्सक्राइब करें स्टेप अप अकेडमी को, क्योंकि स्टेप अप अकेडमी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको नीट, सीयूईटी, क्लैट, जेईई इन सब की ऑनलाइन क्लासेस तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें आपको फ्री अवेलेबल है, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट stepupacademy.ind.in को विजिट करना है। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल मिल जाएगी। Thank you so much.